सीनियर भूषण जी। सर आप अभी म्यूट पे हैं। मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, आवाज आ रही है, प्लीज। आज सर्वप्रथम ग्रेटर नोएडा शहर के 31वें फाउंडेशन दिवस पर मैं सभी ग्रेटर नोएडा निवासियों को, आप सबके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि वो इस शहर के और इस अथॉरिटी के असली मालिक हैं। इस नाते उन सबका अभिनंदन भी करना चाहूँगा। निश्चित तौर पर कोविड एक ऐसी वैश्विक महामारी है जिसने हमारा सब सिस्टम बदल दिया है। जिस तरह आज देख रहे हैं, इस प्रकार का जो फाउंडेशन दिवस है, जैसा हमारे पुराने जो है हमारे सीनियर कोलीग श्री ब्रजेश कुमार सर ने कहा कि एक बहुत ही आप सबकी भी इच्छा थी, वृहद आयोजन इस अवसर पर होना चाहिए, परंतु हमें कोविड के कारण इस प्रकार से कहा जाता है, कोविड हैज चेंज द वे वी लिव वी वर्क। मैं भी अभी शायद आपको पता हो कोविड पॉजिटिव चल रहा हूँ इस टाइम। तो जो भी है, इस कारण से हमें इस तरीके से प्रोग्राम आयोजित करने पड़ते हैं, परंतु ये टेक्नोलॉजी का एक बेनिफिट भी है। ऐसी महामारियों के दौरान बहुत सारी इनोवेशन भी आती हैं कि किस प्रकार से आप नए तरीके से काम करने का तरीका, रहने का नजरिया सीखते हैं। एक अपॉर्चुनिटी भी है, हर चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी रहती है। जब ग्रेटर नोएडा की बात करें, आज इसके 31 वर्ष का हम सफर देखें, तो ये शहर को खासियत थी कि ये बहुत अच्छे ढंग से डिजाइन किया गया था। हमारे जो उस समय के जो हमारे साथी थे, आज उनमें से एक हमारे पुराने चेयरमैन और सीईओ श्री ब्रजेश कुमार साहब, जिनको सारी दुनिया में यहाँ पर देखता हूँ। यदि किसी एक चेयरमैन और सीईओ को यहाँ पर याद करते हैं लोग, तो ब्रजेश कुमार सर बहुत ही एक उपलब्धि है कि आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमारे जो ऐसे लोगों के मेहनत के कारण ये एक शहर, आई थिंक पूरे भारत के सबसे सुंदर शहरों के तौर पर डिजाइन किया गया, इसकी प्लानिंग की गई। मैं चंडीगढ़ में रहा हूँ, वहां पर पढ़ा हूँ, तो मैंने देखा है चंडीगढ़ की तरह इस यहाँ भी ये भी शहर बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया। जिस प्रकार से प्लानिंग, चौड़ी चौड़ी सड़कें, या कोई भी चीज देख ले, नॉलेज पार्क की यहाँ पर बात हुई, जिस तरह से एजुकेशन हब के तौर पर इसे विकसित किया गया, एक इन्वेस्टमेंट सेंटर के तौर पर विकसित किया गया, एक लोगों का जो आशान्य का सपना होता है उसके तौर पर सेंटर के तौर पर विकसित किया गया। हमारे उस डिजाइनर्स के कारण आज एक शहर जो अपने 31वें वर्ष में मैं कहूँगा एक बहुत ही एक वैश्विक शहर के तौर पर स्थापित हुआ है। निश्चित तौर पर कहा जाता है कि बीच में 5-7 साल हम लोग जो है कहीं पे फॉल्टर हुए, माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय कुछ ऐसे आदेश हुए जिसके कारण, या कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके कारण में भी शहर के विकास को थोड़ा बहुत इश्यूज उठे। परंतु आई थिंक जब ऐसा बढ़िया डिजाइन हो तो ऐसी चीजें थोड़ी देर के लिए हम लोग थोड़ा प्रभावित हो सकते हैं, परंतु उसको पुनः से वो जो है अपनी गति पर ये शहर लौटा है, और आज एक शहर बहुत ही एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के तौर पर खड़ा है, जिसके बारे में कुछ 2-3 मिनट आपसे बात करते हैं। इस 3-4 वर्षों में प्रयास किया है कि ये शहर जो है, क्योंकि जनता इसकी असली मालिक है, यहाँ पर उस तरह से जो है जिस प्रकार से पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं उस प्रकार से नहीं है, परंतु पब्लिक इसकी मालिक है। तो इस अथॉरिटी को जो एक तरह से केंद्र बिंदु है, इसकी गवर्नेंस का केंद्र बिंदु है, उसको अथॉरिटी सेंट्रिक से पब्लिक सेंट्रिक होने का प्रयास किया है। पीपल्स फर्स्ट, ये हमारी मेन स्ट्रेटेजी रही है, और हमने काफी हद तक इसको करने का प्रयास किया है। परंतु मैं बताऊंगा कि अगले 2-3 सालों में किस प्रकार से ये 100% पीपल सेंट्रिक, 100% पब्लिक सेंट्रिक हो जाए। चूंकि कि एक औद्योगिक शहर है, ये आम शहर नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर इसे देखा जाता है। ये आप सब लोगों ने देखा है जिस प्रकार से यहाँ पर पूरी, ना केवल भारत के अलग अलग जगह से लोग आकर, परंतु पूरी दुनिया से लोग आकर एक रोजगार स्थापित करने के लिए, अपना एक उद्यम स्थापित करने के लिए यहाँ पर आते हैं। हमने मंजुला मिश्रा जी को सुना, हमें चौधरी जी साहब प्रकार से, आदित्य ने सुनाया, सभी ने बताया, डी के गर्ग साहब कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर अपना उद्यम स्थापित किया। आज ये एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट सेंटर के तौर पर उभर कर आया है। पिछले 4-5 वर्षों में, कल एक मीटिंग के दौरान हमने काउंट किया, लगभग 29,000 से भी अधिक, यानी कि 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पिछले 4 से 5 वर्षों में आया है। ग्रेटर नोएडा आज एक मोबाइल हब के तौर पर उभर कर आया है। यदि ये थोड़ा सा चाइना के साथ डिस्प्यूट ना हुआ होता, जिस प्रकार से, जिसके कारण कुछ उस पर चाइना की कंपनियों को थोड़ा सा रहा इश्यूज रहे उनको लाने में,
मोबाइल हब के तौर पर यहाँ पे लगभग ये हमारी प्लानिंग थी, जो अभी भी है, परंतु 2-3 साल हम पीछे हो गए हैं, कि लगभग दुनिया के लगभग 1-4 से लेकर 25% से लेकर 33% मोबाइल इसी एरिया में, इसी शहर में बनेंगे। आपने देखा होगा आज ओप्पो की फैक्ट्री यहाँ पर लगभग 2 लाख मोबाइल रोज बनाती है, वीवो 2 लाख मोबाइल बनाती है। यहाँ पर जो मोबाइल की जो टच बटन स्क्रीन होती है, जो कैमरा होता है, प्रिसिजन कैमरा, जो बैटरी है, जो सभी प्रकार की मोबाइलों यस बॉस। सप्लाई होता है, वो भी यहाँ पर हाँ, बनता है। ओके। आज हम व्हाइट गुड्स के भी हब बन गए हैं। यहाँ पर टेलीविजन, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, वो भी बड़ी बड़ी कंपनियां, अभी हायर की कंपनी स्थापित की है। हायर, एलजी, सैमसंग को जोड़ लें तो भारत की जो टॉप की 5 कंपनियों में 3 कंपनियां यहाँ पर है, और हमारा टारगेट है कि सबको ले आए। व्हाइट गुड मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग अब बन गए हैं। डाटा सेंटर हब हम बढ़ने की तरफ है। इंडिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर हीरा अदानी ग्रुप का यहाँ पर बहुत तेजी से बन रहा है, इनफेक्ट स्पीड से पहले बन रहा है, और उनका दूसरा बिल्डिंग जो है, एक एक बिल्डिंग में 1-1 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। 6 बिल्डिंगों में लगभग 6 से 7 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। टेक्सटाइल गारमेंट्स में हम बहुत पहले से हम यहाँ पर बहुत आगे हैं। यदि आप यूरोप, यूएसए में, हमेशा आता हूँ कि मैं यूएसए को खरीद के लाया $80 की, और जब आगे देखा तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे पता चला कि मेड इन ग्रेटर नोएडा थी वो, जो है यहाँ पर जो है उस तरह की चीजें, टेक्सटाइल पूरा यूरोप, पूरे यूएस को हम लोग सप्लाई करते हैं। ऑटोमोबाइल में हमारे जो है, या इंजीनियरिंग गुड्स में आदित्य गढ़वाल जी बैठे हुए हैं, होंडा, यामा, हीरो, ये सब लोग यहाँ पर हैं। सभी प्रकार की बिस्किट्स की फैक्ट्री, सभी की तरह की, आप जिस तरह की बात करें यहाँ पर उस तरह की इंडस्ट्री है, छोटे से लेकर बड़े तक, सबसे बड़े तक। अभी हम फेज 2 का, कल मैंने फेज 2 का पूरा मास्टर प्लान 6 घंटे की मीटिंग करके उसको हम लोग लगभग ड्राफ्ट स्टेज पर ले आए हैं। बहुत जल्दी वो रूल होगा। उसमें हमने बड़ी इंडस्ट्री भी, उसमें एक एरिया बहुत बड़ी इंडस्ट्री के लिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, टेस्ला आजकल आ जा, क्योंकि हमारे पास उतनी जमीनें नहीं है, हम ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने उस प्रकार से, ताकि जो बड़ी इंडस्ट्री, जो बहुत बड़ी, जिस तरह से न्यू हॉलैंड है, आदित्य जी बैठे हुए हैं, उनको भी हम ला सकें। तो हमने जो फेज 2 प्लान किया है उसमें उसी प्रकार से प्लानिंग की है। इन्वेस्टमेंट सेक्टर के तौर पर ग्रेटर नोएडा ने इनिशिएटिव लिए। पुराने जमाने में एक्सपो मार्ट इसने किया। एनपीसीएल, पूरे उत्तर प्रदेश में केवल एक सेक्टर जहां पर प्राइवेट बिजली है, वो एनपीसीएल, ग्रेटर नोएडा ने वो कंपनी बनाई। उसमें हमारी 26% आज भी शेयर होल्डिंग है। एक्सपो मार्ट वर्ल्ड फेमस बनाया, उसमें आज भी शेयर होल्डिंग है। उसके बाद एयरपोर्ट में 12.5%। एयरपोर्ट तो इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, उसमें ग्रेटर नोएडा 12.5% का मालिक है। और ऐसा ऐसा उद्यम, ना तो मैं कहूँ उद्यम टाटा बिरला ने लगाया होगा, ना आदित्य गढ़वाल ने लगाया होगा, कि जहां पर हमने केवल 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और लगभग 33 साल हमको हर वर्ष 500 करोड़ की इनकम होगी। मतलब 500 करोड़ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने लगाया, और लगभग 12 से 14 हजार करोड़ का इनकम की उसमें उम्मीद है। जो ग्रेटर नोएडा कैसा, इस प्रकार का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही कम मिलता है। IRTGNL, एक हमने भारत सरकार के DMIC के साथ एक प्रोजेक्ट, मतलब 50% भागीदारी के साथ बनाया। IRTGNL इंडिया का सबसे स्मार्ट सिटी है, जिसके बारे में हमेशा बात करता हूँ। हमारे अथॉरिटी ऑफिस से 6 किलोमीटर है। मैं सबसे आह्वान जरूर करूंगा कि उसको जाकर देखें। मतलब गार्बेज भी उसमें जो है, जो कहा जाता है, चाहे वो घर का गार्बेज, अभी हमने रेजिडेंशियल और कमर्शियल उसमें बेचा नहीं है, क्योंकि वहां पर हमारे ग्रेटर नोएडा शहर में वो भी अब अपने आप में एक सेपरेट अथॉरिटी बन गया है। उसको एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बना दिया गया है, एक इंडिपेंडेंट शहर, सिटी विद इन द सिटी। इस ग्रेटर नोएडा शहर के अंदर एक 750 एकड़ का एक शहर बसा हुआ है, जिसमें इंडस्ट्री की तो यूनिट आ गई है, 5 बड़ी यूनिट्स आ गई है। छठा यूनिट हमने कल एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिट को जमीन अलॉट करी है। और उसमें मैंने कहा कि उसकी स्मार्टनेस की का अंदाजा इस बात से है कि गार्बेज के लिए भी हर घर में आपको केवल 2 पाइपें आएंगी, उसमें फेंक देना है, चाहे आपका वेट वेस्ट है या ड्राई वेस्ट है। इवन प्लास्टिक की बोतल भी आपने फेंक देनी है, वो अंडरग्राउंड पाइपों से, सक्शन मैकेनिज्म से अपने आप जो है प्रोसेसिंग प्लांट में पहुंचेगा। एंड टू एंड प्रोसेसिंग है। इस प्रकार के, इसी को देखकर जो है गुजरात और महाराष्ट्र में और एक और ढलेरा जो है बने हैं, उसको देखकर बने हैं। ये प्रोजेक्ट अब लगभग इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पर है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, कहा जाता है कि हमारे भारत में लॉजिस्टिक की कॉस्ट 12-13% है। पूरी दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए 6% तक लॉजिस्टिक कॉस्ट लाई जा सकती है, रिड्यूस की जा सकती है। तो लॉजिस्टिक हब ये सब उस कॉस्ट को कम करेगा, हमारी इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव होगी। ग्रेटर नोएडा बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट का सेंटर बनेगा। यहाँ से जब हमारा लॉजिस्टिक हब बन जाएगा,
इससे पूरे भारत में किसी भी शहर में आप, मैंने कहा मोबाइल बनते हैं, ट्रैक्टर बनते हैं, कुछ और चीजें बनती हैं, किसी भी शहर में एक दिन में, आज 3 से 6 दिन का टाइम लगता है, आदित्य अग्रवाल जी बताएंगे, 15 से 24 घंटे में आप किसी भी शहर में या किसी भी पोर्ट तक आप अपना गुड्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, किसी भी जिले में बेच पाएंगे, या पोर्ट से आप अपना रॉ मटेरियल 15 से 24 घंटे में यहाँ पर ला पाएंगे। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, अब आज जितनी भी लेबर वर्कफोर्स या और कोई भी व्यक्ति जो पूरे ईस्टर्न इंडिया से, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट से आता है, तो वो आनंद विहार बस स्टैंड या आनंद विहार रेलवे स्टेशन या दिल्ली के ISBT वगैरह को करता है। जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक अब जो बड़ाकी पर ग्रेटर नोएडा का रेलवे स्टेशन बनेगा, जहां से 16 ट्रेन चलेंगी यहीं से। उसके बाद मेट्रो स्टेशन जो हमारी अथॉरिटी से 3 किलोमीटर आगे बड़ाकी स्टेशन मेट्रो और ISBT, कल परसों हम डिजाइन कर रहे थे उसका डिजाइन ऐसा भव्य हो गया कि रेलवे स्टेशन नहीं लगेगा, वो एक शॉपिंग मॉल लगेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि शॉपिंग मॉल में आप घूम रहे हैं, तो उसमें एक तरफ निकल जाइए तो रेलवे स्टेशन आ गया, दूसरी तरफ मेट्रो स्टेशन निकलेगा, एक साइड पे ट्रेन से आप उतरिए तो दूसरी साइड पे बस खड़ी मिलेगी। ये इस तरह का नमूना इंडिया में लगभग, ये मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं होगा जब ये बन के आएगा अगले 2-3 साल में। इसकी जो है आजकल हम लोग सब इसकी बिडिंग और उसकी तैयारियां कर रहे हैं। हम पूरी जमीन लगभग एक्वायर कर चुके हैं 95% से ज्यादा। तो ये ऐसे नमूने हैं जो इसी ग्रेटर नोएडा शहर ने, मैंने कहा जिस प्रकार से मजबूत नींव रखी गई, ये एक इन्वेस्टमेंट सेंटर जो इसका सबसे पहले, जिसकी मंजुला मिश्रा जी ने बात करी, आदित्य अग्रवाल जी हमारी उस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा, बहुत ही सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डिजाइन किया गया था, चौड़ी चौड़ी सड़कें, परंतु उसको मेंटेन करने की जरूरत, मॉडर्न ढंग से उसको करने की जरूरत थी। हमने सिस्टम बनाए हैं। आज सड़कों का, जब हमने ज्वाइन किया तो मैंने 3 साल पहले थोड़ी सड़कों की हालत थोड़ी उस टाइम खराब थी, परंतु अब सड़कों के ऐसे सिस्टम बनाए गए हैं कि कोई भी सड़क आपको कभी खराब नहीं मिलेगी। 3-3 साल के टेंडर जो गड्ढे भरने वाला, कि हर एक महीने में जितना भी सड़क पर गड्ढा बनता है, अगले महीने के सेकंड फ्राइडे, सैटरडे, संडे को भर दिया जाएगा। ना केवल भर दिया जाएगा, हर गड्ढे को एक आधार नंबर दिया जाता है, और जो हमारा पोर्टल वन मैप, सिंगापुर की तरह वन मैप ग्रेटर नोएडा का जो पोर्टल है, उस पर उसका साइज, उसको GPS कोऑर्डिनेट के थ्रू उस गड्ढे का साइज भरा जाता है, जिससे हर सड़क की एक रैंकिंग, कॉन्ट्रैक्टर की रैंकिंग होगी। जब 5 साल, एक सड़क की लाइफ 5 साल होती है, 5 साल में कितने उस सड़क पर गड्ढे भरने पड़े, अर्थात वो सड़क जो बनाई थी ठेकेदार ने, 5 स्टार थी, 4 स्टार थी, 3 स्टार थी, 2 स्टार थी, उस ठेकेदार की भी रैंकिंग, ये एक रैंकिंग का सिस्टम बनेगा। जो ठेकेदार 5 साल के होंगे उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये हमारा इसी प्रकार से LED लाइटिंग का हमने 75 करोड़ का एक पूरा सिस्टम बनाया था, सभी पूरी अथॉरिटी की सभी शहर की लाइटिंग को बदलने का। तो वो लगभग 50 करोड़ में, बहुत ही कंपटीशन रहा। उसमें 11,000 लाइटिंग हम बदल चुके हैं गाँव में। आई थिंक आज या कल उसका प्रेस नोट जारी हुआ है, वो काम तेजी से चल रहा है। और उसमें जो बड़ी सड़कें हैं उन पर बिल्कुल स्मार्ट लाइटिंग, जो अपने आप स्लो हो जाएगी उस प्रकार से रात को जब 12 बजे के बाद। इससे हमारा ये 50 करोड़ का जो हमने खर्चा कर रहे हैं, आपको जानकारी ये खुशी होगी कि अगले 4-5 सालों में जो बिजली का खर्चा हमारा कम होगा, उससे पूरा पैसा इसका निकल आएगा। इसके अलावा 16 करोड़ का एक और टेंडर किया गया है, जहां भी इस अथॉरिटी को सेचुरेट करने के लिए, पहले हम लोग छोटे छोटे टेंडर करते थे, अब पूरा एक बड़ा टेंडर। हमने कहा केवल पूरे शहर के 4 टेंडरों के माध्यम से जितनी और बचेंगे, गांव का कोना कोना, मजरा, सड़क की सर्विस रोड पर जो लाइटिंग है, LED लाइटिंग, उसके 4 टेंडर करके पूरा उसको कर दिया जाएगा, जिसमें 16 करोड़ का टेंडर हमारा फ्लोटेड है। मार्च के बाद हम उसको कर देंगे। सड़कों के बाद जो सीवरेज का, यहाँ जब मैं आया था बड़ी हालत थी कि उफान बार बार बैग मांगता था। हमने पूरा सड़क का सिस्टम सीवरेज का सॉल्व किया है, ऑटोमेट किया है। जो आपको, जैसा मैंने बताया कि जब 3 साल पहले हमने ज्वाइन किया था, 25 MLD उसका फ्लो था, आज बढ़कर वो 25 MLD बढ़कर लगभग 60 से 70 तक। उससे पहले हम हर सेक्टर को एक सेप्टिक टैंक की तरह कहीं पे हम लोगों उसको जोड़ा, बीच में आपस में जो उसके डक्ट थे, जो वॉल्स थी, उसको नहीं हटाए थे। तो आज 25 MLD से बढ़कर उसका 70 MLD के करीब उसका फ्लो पहुंच चुका है। 3 STP हमने ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ऐसी जगह पर मंजूर किए हैं, जिससे पूरी अथॉरिटी आपकी पूरी तरह से 100% ट्रीटेड वाटर हो जाएगा। इसके अलावा सर ने, ब्रजेश कुमार सर ने बात करी खेल के मैदानों की। एक हमने टारगेट लिया है कि हर सेक्टर में भी एक खेल का मैदान होना चाहिए। हमने जहां भी हमें खाली जमीन मिल रही है, हम उसको
घास लगाकर अथॉरिटी के बगल में देखा होगा सर उसको मैं कोविड लेबर पार्क तो नहीं बोलना चाह रहा, जब कोविड का जमाना था, जब भी लेबर को कहीं भी रोजगार नहीं मिलता था, उस सारी लेबर को हम हायर कर लेते थे। तो अथॉरिटी के बगल में जो बिल्डिंग बनी उसका मलबे को हटाकर उन्होंने ऐसा सुंदर एक जो है, और कुछ नहीं किया, सिंपल घास लगा के ऐसा सुंदर पार्क, सैटरडे संडे को वहां पर मैं देखता हूँ 100-200 लोग वहां पर रोज खेलते हैं। मैं हमारे 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 जो है बहुत ही लोकप्रिय सांसद जी डॉक्टर महेश शर्मा जी को भी देख पा रहा हूँ। सर आपको भी बहुत बहुत आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। मैं 2 मिनट में बस अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर हम लोग आपको सुनेंगे। सर उसके अलावा अब इस टाइम जरूरत है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी उसके हमने सिस्टम बनाए हैं। हॉर्टिकल्चर, चाहे वो सड़कों की रिपेयर, नाले, ड्रेनेज, जिस भी प्रकार के, परंतु एक पब्लिक की इच्छा होती है 100% पर पहुंचना, ताकि उसने फोन किया या अपनी कंप्लेंट लिखाई और उसका एक निर्धारित समय में, जैसे सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स या सिटीजन चार्टर के हिसाब से उनकी वो चीज पूर्ति हो जाए। एलईडी की लाइट खराब है तो 24 घंटे में शिकायत करने के, यानी कि अगले दिन वो एलईडी लाइट ठीक हो जाए। अब हम इस साल उस तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम बना रहे हैं कि अब जब एक सिटीजन है वो एक्चुएट जैसा उसका होता है सिटी के प्रति उसकी इच्छा, वो पूरा करना। अभी हम जो बेसिक सिस्टम बना रहे थे वो सिस्टम बनाए हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की यहाँ पर बात हुई, मैं समझता हूँ सॉलिड वेस्ट में सीएनडी हाँ जी, डॉक्टर ने ज्वाइन कर लिया, बट वॉल्यूम ना बहुत कम है, बहुत कम। सीएनडी वेस्ट की बात करी, सीएनडी वेस्ट का हमने टेंडर अवार्ड कर दिया है। अब जितना भी पुराना जो 30 सालों का हमारा सीएनडी वेस्ट है, जो मलबा है, वो इकट्ठा करके उस प्लांट तक ले जा रहे हैं। उसके बाद उसको वहां पर प्रोसेस किया जाएगा, उससे टाइल्स बनेंगी, ईंटें बनेंगी। मेरा सबसे अनुरोध होगा कि उसे खरीदें। जो सॉलिड वेस्ट का हमारा 30 साल का जो है कचरा जो लखनावली में है, उसका रेमिडिएशन का काम शुरू हो गया है। वो बहुत जल्दी संभव होगा, उसकी जगह हमें उपलब्ध हो पाएगी। इसी प्रकार से कुछ हमने डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल, कुछ सेंट्रलाइज्ड मॉडल हमने पब्लिक सेंट्रिक के लिए, जो पब्लिक की ग्रीवांसेस की बात हुई, आज आपको ये बताते हुए खुशी है कि पिछले 6 महीने से हमारी अथॉरिटी पूरी तरह से, एक तरह से उसका बैक ऑफिस ई अथॉरिटी बन चुकी है। हमारे पास सर कोई भी मैनुअल फाइल नहीं है, हर फाइल कंप्यूटर पे है। घर बैठे हम लोग कभी भी फाइल उसको कर सकते हैं, और चूंकि वो इनबॉक्स में वो 30 फाइलें 20 फाइलें लोगों को दिखाई देती हैं, तो ये मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है। मेरे अधिकारी खुद कहते हैं कि साहब उनको उस फाइलों को जल्दी से निस्तारण का हमेशा लगा रहता है कि कैसे इस नंबर को जीरो करें। जब पब्लिक इंटरफेस की बात करते हैं, जब बैक ऑफिस को हमने पूरा कंप्यूटराइज कर दिया है, ई ऑफिस यानी कि हमारा जो ईआरपी का पब्लिक इंटरफेस है, वो हमने अभी आपने देखा होगा बाई चांस कोड ऑफ कंडक्ट लगने से 3 दिन पहले ही हमने इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए 5 सर्विसेज को फुली ऑनलाइन कर दिया है। इसमें एक प्रयास ये किया गया है कि जो काम आज अथॉरिटी के एम्प्लॉय करते हैं वो पावर सिटीजन को, यानी कि अलॉटी को दे दी जाए। आज हमने 5 सर्विसेज वो लॉन्च करी हैं जिसमें वो पावर, एक तो होता है कि खाली आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, पीछे हमारा अधिकारी उसको अप्रूवल देता है। ये उसके भी अगला सर स्टेज है कि उसी अलॉटी को पावर दे दी गई है, एक तरह से अथॉरिटी के एम्प्लॉय की, अथॉरिटी के अधिकारी की, अथॉरिटी के एचओडी की। आज इंडस्ट्री के 2 सेक्टरों में वो व्यक्ति अपना नो ड्यूज सर्टिफिकेट खुद प्रिंट कर सकता है, डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट उसको खुद मिलता है। ये हमारा कार्यक्रम है कि अगले 3 महीनों में लगभग हर हफ्ते एक सेक्टर का, क्योंकि हम डाटा पूरी तरह से चेक करते हैं उसका, हर हफ्ते एक सेक्टर इंडस्ट्री का, उसी प्रकार से हमने आईटी के सेक्टर जोड़ने शुरू कर दिए हैं। लगभग 3 महीने में सभी अलॉटी, जिसमें हमारे इंडस्ट्री के लगभग 3000 अलॉटी हैं, आईटी के हमारे लगभग 1000 अलॉटी हैं, इंस्टीट्यूशनल के 1000 अलॉटी हैं, जिसमें हमारे रेजिडेंशियल के 50,000 से अधिक अलॉटी हैं, जिसमें हमारे 200 करीब बिल्डर हैं। ये सभी आज से 3 महीने बाद अपनी कई सर्विसेज खुद ही कर पाएंगे, डिजिटली साइंड। उनको मतलब उनको हम ट्रांसफर मेमोरेंडम जो एक इशू करना पड़ता है उसको भी ऑनलाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब उसको भी हम अलॉटी को देने का प्रयास कर रहे हैं। यदि उसने सारे पेमेंट कर रखे हैं तो उसका ट्रांसफर मेमोरेंडम भी खुद घर बैठे निकल आएगा। जो सिस्टम हमने ईआरपी टेक महिंद्रा हमारा पार्टनर है, उसमें जो सिस्टम बनाए गए हैं, उस सिस्टम की खासियत ये है कि हर लेवल पे हर अलॉटी को एसएमएस भेजेगा कि उसकी फाइल कहाँ पहुंच गई। उसको उसकी प्रगति दिल्ली बेसिस पे दिखेगी, ना केवल दिल्ली बेसिस पर दिखेगी। जैसे ही उसका अप्रूवल होता है, वो उसको जो भी अप्रूवल है उसके मोबाइल पर, उसके ईमेल पर, या उसका जो एक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट की तरह आपका जो एक अकाउंट होगा, उसमें पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका अकाउंट,
आपके मैप्स, हर चीज उसमें दिखेगी। और काफी चीजें, हमारा ये टारगेट है 144 सर्विसेज हम लोग देते हैं अलॉटीज को। इसमें 25% सर्विसेज हमारा टारगेट है कि हम पब्लिक को दे दें, मित्र ऐप के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल सेंटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। हम लोग धीरे धीरे इस तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो मैंने कहा, अल्टीमेटली जो पब्लिक की आकांक्षा होती है, खासतौर पे ऐसे सिटी में, ग्रेटर नोएडा जैसे शहर में, कि सब क्लिक ऑफ ए बटन पर उसको वो सेवाएं उपलब्ध हो जाएं, वो देने का एक प्रयास है। और मैं समझता हूँ अगले लगभग 1 से 2 साल के अंदर में इसका बेनिफिट पूरी तरह से पब्लिक को दिखने लगेगा। ये बहुत चीज है जिसे सेल्फ एक्चुएट कहना। ग्रीनरी यहाँ की एक खासियत थी। फिर मैं कहूंगा कि हमारे पुराने जो डिजाइनर्स थे, जिस प्रकार से सबसे ग्रीनरी यहाँ पर मेंटेन की है, एक हमने नया इनिशिएटिव किया है। ग्रीन बेल्ट्स तरह तरह की होती हैं, पार्क होते हैं, स्टेडियम होते हैं, ग्रीन बेल्ट होती है। उसको हमने, हर ग्रीन बेल्ट को अक्सर नंबर नहीं दिया जाता था, उस पर कब्जे किए जाते थे, कई बार कब्जे हो जाते थे, अवैध अतिक्रमण हो जाता था। हमने हर ग्रीन बेल्ट को एक नंबर दिया है। जिस प्रकार के आपके घर का प्लॉट नंबर है कि इकोटेक 1 में आपका यदि प्लॉट नंबर 5 आपका इंडस्ट्री का है, उसी तरह अब हमने ग्रेटर नोएडा के भी उन सबको नंबरिंग देना शुरू कर दिया है। छोटे छोटे प्लॉट्स में बदलकर ग्रीन बेल्ट को, हर ग्रीन बेल्ट के बारे में प्लानिंग की जा रही है, उसमें कैसे करना है। चंडीगढ़ के फॉल कलर्स की तरह यहाँ पर सर एक 9 करोड़ का हमने टेंडर किया है। पूरी ग्रीन बेल्ट एक साथ डेवलप की जाएंगी, जिसमें आपको हर स्ट्रेच पर फॉल कलर्स, चंडीगढ़ की तरह आपको फॉल कलर्स देखेंगे। कहीं पर जकरंदा, कहीं पर जो अलग अलग तरह के, जो अमलतास के पीले फूल, कहीं पर कुछ अलग अलग तरह के दिखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर, जैसा मैंने कहा, इन्वेस्टर्स की बात करी। अब आपने जो बात करी, हमारे जो नागरिक जिन्होंने यहाँ पर आशियाना बनाया है, हमारे वो किसान बंधु। एक बार बताना चाहूंगा, किसान बंधुओं की भी जब 2011 में बाई चांस लिटिगेशन हुआ, 2-3 तरह के इश्यूज उनके थोड़े फंस गए थे, परंतु उनको भी आप सोल्व करके 6% और 10% प्लॉट, हमारे यहाँ 19,069 प्लॉट लगने होते हैं, जिसमें हम 18,070 के करीब प्लॉट लगा चुके हैं। केवल 999 प्लॉट हमारे लगने शेष है। हमारा यद्यपि टारगेट था कि इस साल उसको खत्म कर देंगे, परंतु ये पिछले 3-4 साल में इस पे बहुत काम हुआ है। उसी प्रकार से लीज बैक का जो इशू था, वो लीज बैक आज जो है प्रारंभ है, कोई भी उसको सॉल्व कर सकता है। आज किसानों के लिए एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। हमने एक प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना 3rd में सबसे पहले केवल पूरे इंडिया में ग्रेटर नोएडा के लिए एक प्रोग्राम अप्रूवल हुआ, लगभग 1170, जिसमें जो है ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स ने इंडस्ट्री से बात करी, सर्वे किया। उन इंडस्ट्री ने कहा कि 1170 लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। उन 1170 बच्चों की ट्रेनिंग चल रही है। यदि आपने पीछे लगभग 1 महीना पहले खबर पड़ी हो, लगभग 55 बच्चों की ट्रेनिंग का एक बैच पूरा हुआ था, जिसमें 39 बच्चों को पहले दिन ही, मतलब ज्वाइनिंग करते हुए लास्ट वीक, जिस तरह से 3 महीने की ट्रेनिंग के लास्ट दिन ही उनको एम्प्लॉयमेंट के जो है, उनको रोजगार के जो है वो क्या कहते हैं, अलॉटमेंट लेटर, रोजगार का जो अपॉइंटमेंट लेटर को वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। उसके अलावा फिर हमने दूसरा जो यूपी सरकार से हमें टारगेट मिला था 9,000 का, उसका एक कैंप लगाया सूरजपुर में। लगभग 700 बच्चों ने अप्लाई किया है। ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की खासियत ये है कि इसमें 80 से 90% बच्चे पास करते हैं, पर लगभग सबको रोजगार मिलता है। तीसरा, अभी हमने एक कंपनी के साथ, निवेदिता हरन मैडम है यहाँ पे, एक रिटायर्ड IAS पर रहती है, उन्होंने एक कंपनी के साथ हमें टाइप किया। उन्होंने 1 करोड़ का हम लोगों को CSR के माध्यम से इसका एक अवसर दिया है। वो भी एक हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। पूरे इंडिया में हम ये DMIC के थ्रू 5 सेंटर बनने हैं रोजगार के, जो है ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर। उसमें सबसे पहला सेंटर हमारे यहाँ इन प्रिंसिपल अप्रूवल हो गया है। उसका हमने 1 करोड़ की लागत से उसका जो है NHDC को उसकी जो है कार्य योजना बनाने के लिए दिया है। लास्ट में 2-3 पॉइंट्स में रिएक्ट करूंगा बस, जो आप लोगों ने इश्यूज उठाए। कल्चरल सेंटर आपने कहा, कई वक्ताओं ने उठाया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। सिटी पार्क में हमने उसके लिए एक स्टेज बना दिया है, उस पर जो है ऑडियो सिस्टम भी लगाया जा रहा है, जिससे हमारा जो प्लान है कि हर हफ्ते वहां पर कोई भी जो आकर वहां पर अपना एक छोटा सा प्रोग्राम वहां पर दे सकते हैं। अल्फा मार्केट को एक कल्चर सेंटर के तौर पर, जहां पर लोग आकर हैंग आउट कर सके, वो बनाने का एक प्रोग्राम है। और आपने आज बहुत अच्छा एक सजेशन दिया, हरवंश चतुर्वेदी जी ने, सुविधा जी ने और सभी लोगों ने, और सर ने भी बताया कि 2002 में जो डिसीजन हुआ है उसको भी हम देखकर जो है नॉलेज पार्क 3 में वहां पर भी कुछ कल्चरल के बारे में निश्चित तौर पर उसको बढ़ाना चाहेंगे।
आउटरीच में हमारी एक फ्रेंड्स ऑफ ग्रेटर नोएडा स्कीम है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रोफेशनल है वो उसमें आकर हमारे साथ जुड़ सकता है, और उसमें लगभग 70 करोड़ के काम उनके कहने पे हम लोग कर रहे हैं। अभी आजकल यदि आप ईस्टर्न पेरिफेरल की एंट्री पे जाएंगे तो उन्हीं 2-3 बच्चों ने उसको हमें डिजाइन करके दिया है। वहां पर एक ट्रकर्स कॉर्नर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर आईसीडी वगैरह हैं, बड़े बड़े ट्रक जो हैं आते हैं, लगभग 100 ट्रक की कैपेसिटी है, परंतु उनका जो पार्क होगा उसमें एक ढाबा होगा मूर्थल टाइप का, और सैर करने के लिए ओपन एयर जिम होगा। ओपन एयर जिम पूरी अथॉरिटी के जितने भी पार्क हैं अगले 3 साल में सभी जगह उसमें अलग अलग लेवल के हैं। आपने देखा होगा ग्रेटर नोएडा वेस्ट का सिटी पार्क और ग्रेटर नोएडा ईस्ट का सिटी पार्क। उसके लिए ग्रेटर नोएडा को 2 भागों में बांटते हुए गवर्नेंस के एंगल से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हमने एक तरह से अभी 1 से वीक वाला ऑफिस शुरू किया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की सर बिल्डिंग बन रही है 6 महीने में, मतलब हमारा उसका टारगेट है कि 1 जुलाई को वहां से एक ऑफिस वहां भी संचालन होगा, एक एडिशनल सीओ रैंक के ऑफिसर वहां पर भी बैठेंगे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कई इश्यूज थे जिसको इस वक्त हमने उसको प्रायोरिटी पर लेकर अभी बसों की भी, रोडवेज की जो है, क्योंकि नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा वैसे पूरे शहर में इसको सप्लाई करना है, परंतु अभी एक टेम्परेरी व्यवस्था के तौर पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट से ग्रेटर नोएडा ईस्ट को उस तरह की बसों को जोड़ने का। यूनिवर्सिटीज का आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। यूनिवर्सिटीज हमारे लिए एक एडवाइजरी के तौर पे है, वहाँ के स्टूडेंट्स हमारे लिए काफ़ी प्रोजेक्ट करते हैं। मैं तकरीबन कई जगह बोल के उन स्टूडेंट्स को कहा है जो भी वो अपनी स्टार्टअप करना चाहें, जो भी प्रोजेक्ट करना चाहें, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी उनको पूरी तरह से फंड करेगी। परी चौक का डिज़ाइन भी एक इंस्टीट्यूट ने किया था, अभी हमारा जगत फार्म के सामने का एक दूसरा इंस्टीट्यूट उसको कर रहा है। यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे उनको सब जोड़ने के लिए हम लोग कर रहे हैं। लास्ट में एक चीज़ बस बताना चाहूँगा, सेकेंड फेज ऑफ ग्रेटर नोएडा, इसका अभी हमने उसको एक उससे पहले यूनिवर्सिटीज़ में एक जो चतुर्वेदी साहब ने बात करी, यदि सभी यूनिवर्सिटीज सभी कॉलेज तैयार हो जाए तो हम ग्रेटर नोएडा से ये करने के लिए तैयार है। मैंने ड्यूक में पढ़ाई करी थी, जो मैं हमेशा बात करता हूँ, 3 यूनिवर्सिटी में आप किसी में जाके कोई कोर्स कर सकते हैं। एक बस चलती थी स्टूडेंट्स के लिए, हर आधे घंटे बाद फ्री में स्टूडेंट कहीं भी जाता है, 1 घंटे क्लास लगा के वापिस आ जाता है। तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से मैं वो बस चला सकता हूँ यदि यहाँ पर हमारे यहाँ बिमटेक है, GBU है, शारदा यूनिवर्सिटी है, हमारे यहाँ APJ कॉलेज है, हमारे यहाँ बेनेट यूनिवर्सिटी है, हमारे यहाँ शिवनादर है। इस प्रकार से यदि कोर्सेज का आदान प्रदान हो सके तो स्टूडेंट्स के लिए इसको मैं निश्चित तौर पर द्वारा इसको मैं ट्राई करूंगा कि आपस में कोई भी बच्चा यदि एक कोर्स अपनी डिग्री का वहां पर करना चाहे और उसे क्रेडिट मिले तो निश्चित तौर पर उसको करना चाहेंगे। लास्ट में सेकेंड फेज के बारे में 1 सेकंड के लिए बात करना चाहूंगा। जितना ग्रेटर नोएडा बना है उससे लगभग 1.5 गुना का ग्रेटर नोएडा फेज 2 का मास्टर प्लान हम लगभग तैयार कर रहे हैं, लास्ट स्टेजेस में हैं। उसमें हमने डेवलपमेंट के नए नए मॉडल तैयार करे हैं। हमारे डॉक्टर महेश शर्मा सर जो हमारे MP भी हैं, जिन्होंने इस पूरे एरिया के योगदान में बहुत योगदान दिया है, वो भी उपस्थित हैं। उसमें हमने फिर से एक एजुकेशन सिटी, एक हेल्थ सिटी और एक मेडी सिटी कह लें, एजुकेशन सिटी और एक एंटरटेनमेंट सिटी, 3 का हमने एक बहुत बड़ा प्लान उसमें अलग से बनाया है। इस ग्रेटर नोएडा फेज 1 से बड़ा लगभग 1.5 गुना साइज उसका है। वो भी हम बहुत जल्दी उसको जो है लगभग अगले 4-6 महीने में कि ग्रेटर नोएडा निवासियों को प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि ग्रेटर नोएडा की उड़ान बहुत ऊंची है। लास्ट में ये बताना चाहूँगा कि अभी लगभग 6 महीने पहले लंदन में प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स की एक मीटिंग हो रही थी, और उसमें जो हॉटस्पॉट जिसको कहते हैं कि कहाँ पर प्राइवेट इक्विटी पार्टनर इन्वेस्ट करें, मुझे एक पार्ट वहाँ पे कोई उपस्थित था, उसने बताया कि वहाँ पर ग्रेटर नोएडा को बहुत ही ऊंचे दर्जे पर आंका गया, मतलब इंडिया लेवल पे नहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर हॉटस्पॉट जिसे वो कहते हैं। तो ये निश्चित तौर पर यहाँ पे जो नागरिक हैं उनकी ऊंची सोच, यहाँ पर जो RWAs हैं बहुत एक्टिव है, हमारा उनसे जिस प्रकार से इंटरेक्शन होता है, जिस प्रकार से वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ के नागरिक, यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर सभी प्रकार के लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट कहें, कोई भी किसी भी वर्ग को, कई वर्गों के बारे में हो सकता है मैं कुछ बोलने से रह गया हूँ तो उनसे मैं माफ़ी मांगते हुए पुनः से मैं लास्ट में तो डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, आप सबको आज इस ग्रेटर नोएडा निवासियों को आज इस 31 में हमारी जो वर्षगांठ कह लें, फाउंडेशन डेज कह लें, उस पर उनका अभिनंदन करता हूँ, उन सबको बधाई देता हूँ और अथॉरिटी की तरफ से उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपकी जो आकांक्षाएं हैं, जो आपके सपने हैं, अथॉरिटी पूरा प्रयास करेगी कि उनको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करे और आपको यहाँ पर बसना, यहाँ पर उद्यम स्थापित करना सफल लगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक इस शहर की संरचना और किस प्रकार से योजना है आगे उसको आपने रखा है।